force and relation with potential energy 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 and relation with potential energy. We have already discussed about work done by the everyone know about work done by the spring force. What is the work done by the spring force? Anyone can you say? Let's suppose this is the m mass and k is the spring constant. Okay, this is the m mass object is attached with the spring k. Spring constant is the k, that is the x initial value, and after some time it will be the elongated, and this is the final value, final position of expansion. Okay, so what will we do? Work done by the spring force, this is the a point and this is the b point. Okay, so work done from a to b, we can write minus of 1 by 2 k x final square minus x initial square. Actually I have already discussed about that. Okay, and yesterday class we have discussed about a spring force is a conservative force. That means conservative force, we can write here change in potential energy is equal to minus of the work done by the conservative force. We can also write here change in potential energy is equal to minus of the वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स. लास्ट क्लास के अंदर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स होता है, एंड वी आल्सो नो अबाउट कि स्प्रिंग फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स. दैट मींस यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ए टू बी में जो वर्क डन आएगा वो क्या होगा, एक कंजर्वेटिव फोर्स के कारण होगा कि नहीं होगा. ये जो वर्क डन आया है वो किसके कारण आया है, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स आया है कि नहीं आया है. अरे बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, नहीं आया समझ में. इसका मतलब क्या बोलेंगे सर, डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/2 के एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर. बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, सोच के देखो ना यार, सही है कि नहीं है. अच्छा, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे क्या, तो क्या हम लोग लिखेंगे 1/2 के एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर. लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे. नाउ वी नो दैट चेंज इन डेल्टा यू मीन्स यू फाइनल यू बी माइनस यू ए. Why we are writing here the UB minus UA? Because this is the final position and this is the initial position. नहीं समझ में आया, ये फाइनल पोजीशन, B इज द फाइनल पोजीशन और A कैसा पोजीशन है बच्चा, इनिशियल पोजीशन. अब यहां से अगर हम बोले A इज द रेफरेंस पॉइंट या A इज द नेचुरल लेंथ, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, रेफरेंस पॉइंट होगा अगर A तो UA क्या होगा, जीरो. रेफरेंस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है, एंड अगर नेचुरल लेंथ है तो एक्स इनिशियल भी क्या हो जाएगा, जीरो. तो हमारे पास में बचेगा क्या, UB इज इक्वल टू 1/2 के एक्स फाइनल का स्क्वायर. लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे. दैट मीन्स अगर कोई बोले वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स, तो वी कैन राइट माइनस 1/2 के एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर. लेकिन अगर कोई बोले कि वर्क डन नहीं लिख करके पोटेंशियल एनर्जी थ्रू द, मतलब चाहे पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द स्प्रिंग फोर्स, तो क्या लिखेंगे 1/2 के एफ फाइनल का स्क्वायर. या जनरली इसको क्या लिख सकते हैं, कोई बता सकता है क्या, U इज इक्वल टू 1/2 के एक्स स्क्वायर लिख देंगे कि नहीं, जनरल फॉर्मूला के लिए. नहीं आया समझ में. तो वर्क डन बाय द, सुनो फिर से अगेन सुनो, वर्क डन बाय द अगर पूछे तो ये लिखना पड़ेगा तुमको. लेकिन अगर पोटेंशियल एनर्जी पूछे और बोले कि A इज द रेफरेंस पॉइंट और XI इज द नेचुरल लेंथ, नेचुरल लेंथ तो XI तो जीरो हो जाएगा ना, क्योंकि हम लोग नेचुरल लेंथ से ही तो डिस्टेंस मेजर करते हैं.
तो इसका मतलब क्या बनेगा, यूब इज इक्वल टू 1/2 के फाइनल का स्क्वायर। और जनरली कोई पूछे कि अगर स्प्रिंग के थ्रू अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, 1/2 के एक्स स्क्वायर। लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? अरे एवरीवन राइट डाउन, फटाफट लिखो। तुम्हारे अंदर में आएगा ना एक क्वेश्चन कि ऐसा क्यों हो रहा है कि हम रेफरेंस पॉइंट यू ए या यू बी ले रहे हैं, इसके बीच का क्यों नहीं ले रहे हैं? तो हमने क्या बताया था कि कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है ना, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है ओनली। समझ में आया कि नहीं? बोले रिलेशन बिटवीन, खुल जाएगा, लिखो रिलेशन बिटवीन, बच्चा लिखो रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी, रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। बात करें, लिखो कार्टेशियन फॉर्म, CARTISIAN, कार्टेशियन फॉर्म CARTISIAN, कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म। देखो इधर क्या होता है, कार्टेशियन फॉर्म क्या कहता है कि फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी का एक रिलेशन होता है, ठीक है ना। देखो फोर्स इज इक्वल टू होता है माइनस ऑफ डेल यू, ऐसे लिखेंगे, डेल और यू लिखेंगे और इसके ऊपर में एक ऐसे लगा देंगे, डेल यू। इसको पढ़ेंगे क्या चीज बच्चा, डेल। और डेल की वैल्यू क्या लिखा जाता है, देखो इधर लिख रहा हूं मैं, डेल्टा एक्स आई कैप, फिर क्या लिखते हैं, डेल्टा वाई जे कैप, फिर क्या लिखते हैं, डेल जेड के कैप। और ये नथिंग बट क्या है, dx और di, पढ़े थे ना, dy बाई dx डी, तो वही है। जल्दी से लिखो फटाफट। डेल इज इक्वल टू, डेल की जो वैल्यू है वो क्या है, डेल बाई में dx आई कैप, डेल बाई में dy जे कैप, डेल बाई में dz के कैप। नथिंग बट डिफरेंशिएशन ही है। ये क्या है बच्चा, नथिंग बट डिफरेंशिएशन ही है। पढ़े है ना डिफरेंशिएशन आप लोगों ने, तो वही है। जल्दी करो, फिर और समझाते हैं, फिर समझ में आएगा। मतलब कि अच्छा ये जो फोर्स आएगा कैसा फोर्स आएगा, कंजर्वेटिव फोर्स आएगा या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आएगा? कंजर्वेटिव आएगा ना, पोटेंशियल एनर्जी से रिलेशन हुआ ना। पोटेंशियल एनर्जी किसके लिए वैलिड होता है, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए होता है, ठीक है। आओ अब इसके अंदर में पुट करो, तो बोलो फोर्स कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है कि नहीं, बोलो। तो इसका मतलब वेक्टर फोर्स आएगा कि नहीं आएगा। डेल के जगह पे पुट कर देंगे तो क्या मैं ऐसे लिखूंगा, देखना तुम लोग समझ के बताना, डेल्टा यू बाई डी एक्स आई कैप, सबको यू से मल्टीप्लाई कर करके डेल्टा वाई और ऊपर यू जे कैप, प्लस में डेल्टा यू, अरे समझे में नहीं आया, आया कि नहीं आया? इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी को एक्स में अगर तुम क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे, तो एक्स कंपोनेंट ऑफ क्या आएगा, फोर्स। अगर वाई में डिफरेंशिएट करोगे तो वाई कंपोनेंट ऑफ क्या आएगा, फोर्स। इसी तरह से जेड में डिफरेंशिएट करोगे तो जेड कंपोनेंट ऑफ द फोर्स आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आया, नहीं आया। जल्दी करो फटाफट, जल्दी जल्दी लिखते चलो। थोड़ा सा गर्मी है मैं मानता हूं, बट लिखते चलो। इसको खोल देते हैं ना, जल्दी करो फटाफट करते चलो बच्चा, टाइम नहीं है अपने पास, बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं आज। जल्दी जल्दी करो बच्चा, बहुत सारे क्वेश्चन करने, उधर मत देखो इधर करो चुपचाप। हो गया क्या? लिखो नेक्स्ट, इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम, इक्विलिब्रियम, EQUILIBRIUM, इक्विलिब्रियम। देखो ए बॉडी इज सेड टू बी, ए बॉडी इज सेड टू बी, लिखो इसके बारे में, ए बॉडी इज सेड टू बी, ए बॉडी इज सेड टू बी इन ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम, ए बॉडी इज सेड टू बी ट्रांसलेटरी, TRANSLATORY, ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम। अरे बाद में देख लेना, कभी बारिश नहीं देखा है क्या?
translatory equilibrium if net force if net force if net force acting on the body is zero, if net force acting on the body is zero, acting on the body is zero। देखो कोई भी बॉडी अगर ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स क्या होना चाहिए उस बॉडी के ऊपर में, बोलो। सम ऑफ द नेट फोर्स भी बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? अरे समझ में आया कि नहीं आया? लिख लो फटाफट, नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज जीरो। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज जीरो। सम ऑफ द फोर्स अगर बोलेंगे ना तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। तो किसी एक डायरेक्शन का, जैसे मैंने बोला नेट फोर्स ऑफ द एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब बॉडी जो है एक्स डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम है। ऐसा बोलेंगे क्या कि पूरे हर डायरेक्शन का फोर्स मिला कर करके कि जीरो होना चाहिए, तब हम बोलेंगे बॉडी इक्विलिब्रियम में है। हर फोर्स, सारे फोर्स, जैसे ऊपर नॉर्मल लग रहा है, नीचे एमजी लग रहा है, दोनों अगर जी एक दूसरे से बराबर हो जाए तो क्या कहलाएगा? इक्विलिब्रियम में कहलाएगा कि नहीं? तो ये लिखे या ये वाला लिखे, एफ नेट इज इक्वल टू जीरो लिखे, ऊपर वाला, यानी कि किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन को यहाँ पे स्पेसिफाइड नहीं कर रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन मोमेंटम के अंदर में हम लोग डायरेक्शन को स्पेसिफाइड करते थे कि एक्स में जीरो हो रहा है या वाई में जीरो हो रहा है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम याद है कि नहीं आप लोगों को? वहां पे पढ़े थे। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इफ एफ नेट इज इक्वल टू जीरो, if f net is equal to zero, next point बना के लिखना, if f net is equal to zero and force is conservative in nature, and force is conservative in nature, force is conservative in nature, force is conservative in nature, तो then उसके बाद में देखना क्या लिख रहे हैं। फोर्स अगर कंजर्वेटिव इन नेचर है तो सुनो इधर बच्चा, अभी हमने पढ़ा था क्या चीज है, f इज इक्वल टू, अगर तुमको याद हो तो ऐसे पढ़ा था, डेल यू माइनस ऑफ डेल यू, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? अरे पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? अगर मैं बोलूं f इज इक्वल टू, मैं ऐसे लिख दूं माइनस डेल यू बटा में डेल आर, और इधर मैं लिख दूं डायरेक्शन आर वेक्टर आर कैप लिख दूं इसका, तो क्या ये चलेगा? अगर मैं f इज इक्वल टू माइनस डेल यू बाई डेल आर और ऊपर लिख दूं आर कैप, तो आर कैप क्या दिखा देगा? इसका डायरेक्शन। और डेल यू बाई डेल आर क्या दिखाएगा? डिफरेंशिएशन इन द एक्स, या तो वाई या तो जेड। अरे अभी ऐसे तो लिखे थे, तुम लोग ध्यान ही नहीं देते हो। बोलो जल्दी से क्या लिखे थे? माइनस ऑफ डेल यू बाई डेल एक्स आई कैप, फिर क्या लिखे थे? माइनस ऑफ, यानी माइनस कॉमन ले लो तो डेल वाई बाई जे कैप, फिर क्या लिखे थे? डेल यू बाई में जेड के कैप। लिखे थे या नहीं लिखे थे? अरे लिखे थे या नहीं लिखे थे? तो अब मेरे को पार्टिकुलर अब एक्स वाई जेड अगर नहीं लिखना होता है तो इसीलिए तो आर वेक्टर लिखते हैं। आर किस में आता है? एक्स में भी आता है, वाई में भी आता है, जेड में भी आता है। अरे आता है कि नहीं आता है? तो अब तुम सोचो, मेरे पास में f इज इक्वल टू, मैं r इसका डायरेक्शन छोड़ देता हूं, तो मेरे पास में डेल यू बाई डेल आर आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा, डेल यू बाई डेल आर को नथिंग बट क्या समझना है? सीधा सीधा समझना है, ये लिखा हुआ डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू r। नहीं आया समझ में क्या? डिफरेंशिएशन तो आता होगा ना? अरे आता है कि नहीं आता डिफरेंशिएशन? इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है ना अपने लिए। आता है कि नहीं आता है? अच्छा, तुम में से कितने लोग सोच रहे हैं कि अगर मैं फोर्स जीरो कर दूं, इसका मतलब डी यू बाई में डी आर भी तुम्हारे पास में क्या होने वाला है? जीरो होने वाला है कि नहीं? अरे होगा कि नहीं होगा? जल्दी से लिख डालो ना, डी यू बाई डी आर इज ऑल्सो जीरो, डी यू बाई डी आर इज इक्वल टू ऑल्सो जीरो। आया कि नहीं आया? कुछ तो आया होगा यार। नहीं आया तो फिर से समझा देंगे। एवरीथिंग आई विल बी टू टीच यू अगेन। किसी को दिक्कत है? इधर डेल है, अभी बोला है, समझ बोला ना, डेल और डी यू दोनों बराबर होते हैं, तो इधर डेल लिखा हुआ है, इधर डी लिखा हुआ है, फिर भी पूछ रहे हो ऐसा? हट, ये कोई डाउट होगा? जल्दी करो। जल्दी लिखो बच्चा।
हो गया। देखो नेक्स्ट, इफ एनीवन आस्क, देखो इधर अब बात समझो, अगर डेल यू बाई डेल आर, डेल यू बाई में डी, डेल यू बाई में डेल आर बोलो या डी यू बाई में डी आर बोलो, दोनों में से कोई एक बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते। तो अब हम लोग नॉर्मली तो डी यू बाई डी आर ही पढ़ते हैं ना, तो इसको बार बार अब क्या डेल यू बोलने का, सीधा डी यू बाई डी आर बोल रहे हैं हम। किसी बंदे ने बोला कि tan थीटा बोलो, याद है tan थीटा क्या होता था, dy बाई dx होता था, और यही नथिंग बट क्या होता था हमारे लिए, स्लोप होता था कि नहीं होता था। तो इसी तरह से किसी बंदे ने बोला डेल यू सॉरी डी यू बाई में डी आर, तो ये क्या कहलाएगा, स्लोप कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, ये तो बताओ पहले, स्लोप कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, किसका स्लोप कहलाएगा ये बताओ, किसका स्लोप कहलाएगा ये बताओ, किसका स्लोप कहलाएगा, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस आर ग्राफ का स्लोप कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। तो लिखेंगे एट इक्विलिब्रियम, पहले पॉइंट बना के लिख लो ना, एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, बोलो फिर से, एट इक्विलिब्रियम पोजीशन स्लोप ऑफ यू आर ग्राफ, यू वर्सेस आर ग्राफ, यू आर मतलब पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस आर ग्राफ, यू आर ग्राफ इज जीरो, एट इक्विलिब्रियम पोजीशन स्लोप ऑफ यू आर ग्राफ इज जीरो। हो गया क्या, हो गया क्या। अब इक्विलिब्रियम पोजीशन पे डेल्टा यू बाई में, बोलू आगे, डेल्टा यू बाई में डी आर क्या होगा, स्लोप, और ये स्लोप क्या इसके बराबर हो जाता है, जीरो। और जब स्लोप जीरो हो जाता है ना किसी भी बॉडी के अंदर में, तो पोटेंशियल एनर्जी के कितने वैल्यू हो सकते हैं, देखना, या तो मिनिमम वैल्यू हो सकते हैं, या तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो सकते हैं, या पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट हो सकते हैं। दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी, दैट मीन्स potential energy, that means potential energy is optimum, that means potential energy is optimum, ब्रैकेट में लिख लेना, मैक्सिमम, मिनिमम और कांस्टेंट, मैक्सिमम, मिनिमम और कांस्टेंट, मैक्सिमम, मिनिमम और कांस्टेंट, मैक्सिमम, मिनिमम और कांस्टेंट। मतलब समझ में आया क्या, पोटेंशियल एनर्जी, मैक्सिमम, मिनिमम और क्या क्या हो सकता है, पोटेंशियल एनर्जी, ऑप्टिमम और ब्रैकेट में लिख लिया ना, मिनिमम, मैक्सिमम और कांस्टेंट। देखो ऑन द बेसिस ऑफ दिस, ऑन द बेसिस ऑफ दिस, ऑन द बेसिस ऑफ दिस देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ, on the basis of this there are three types of equilibrium, on the basis of this there are three types of equilibrium, on the basis of this there are three type of equilibrium। सबसे पहले समझो क्या क्या चीजें समझे हम लोगों ने, हमने एक चीज समझा, समझना 2 मिनट के अंदर में रिकॉल कराते हैं। हमने एक चीज समझा, फोर्स और किसके बीच का रिलेशन समझा, पोटेंशियल एनर्जी के बीच का रिलेशन समझा, और हमने क्या देखा, F इज इक्वल टू डी यू बाई में डी आर होता है। अगर जहां पे नेट फोर्स जीरो हो जाए, नेट फोर्स जीरो हो जाए, ऐसे बॉडी को हम लोग ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम पे बॉडी बोलते हैं। और जब नेट फोर्स जीरो हो जाए बॉडी का, तो इसका मतलब क्या हुआ, डी यू बाई में डी आर भी किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के। और ऐसे कंडीशन में 3 कंडीशन ऑप्टिमाइम होते हैं, एक होता है मैक्सिमा, एक होता है मिनिमा और एक होता है कांस्टेंट। बात समझ में आया कि नहीं आया। इन सब चीजों को करते समय हमारे पास में 3 तरह के भी क्या मिलते हैं, 3 तरह के हमारे पास में क्या मिलते हैं, बोलो ना, पोजीशन मिलते हैं। एक स्टेबल इक्विलिब्रियम मिलते हैं, एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मिलते हैं, और एक क्या मिलते हैं, बोलो जल्दी से, नेचुरल, मतलब कि नेचुरल का मतलब क्या, न्यूट्रल बोलेंगे, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम मिलते हैं। क्या बोलेंगे उसको, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो लिखेंगे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, बोले ना। उसके बाद लिखना फर्स्ट स्टेबल इक्विलिब्रियम, फर्स्ट लिखना है स्टेबल इक्विलिब्रियम, सेकेंड लिखना अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, थर्ड लिखना न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल।
स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल। स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है ना। हमारे पास में कितने इक्विलिब्रियम मिलते हैं बच्चा? 3 तरह के इक्विलिब्रियम मिलते हैं। एक स्टेबल इक्विलिब्रियम होंगे, दूसरा क्या होंगे? अनस्टेबल, और थर्ड क्या होंगे हमारे पास में? न्यूट्रल। नेचुरल नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको? न्यूट्रल बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, समझिए इधर स्टेबल इक्विलिब्रियम का टॉपिक डालिए। स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम डालिए टॉपिक। बच्चा डालो ना, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अच्छा, इक्विलिब्रियम है, अब स्टेबल इक्विलिब्रियम है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, चाहे कुछ भी है, नेट फोर्स क्या होने वाला है? जीरो होने वाला है कि नहीं होने वाला है? ये तो बात समझ में आया ना? अरे बच्चा समझो ना, नेट फोर्स तो जीरो होने वाला है, ये तो समझ में आया। इसका मतलब हम कहेंगे, समझ के बताना, क्या ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है इस बॉडी के लिए या नहीं है? सोच के देखो। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ कि कोई बॉडी वहां से ट्रांसफर हो और वापस वहीं पे आ जाए, तो ऐसे बॉडी को क्या बोलेंगे? स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो तुम सोचो, ये बॉडी यहाँ से ऊपर जाएगा और फिर छोड़ देंगे तो वापस यहीं पे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? चाहे आप इधर से छोड़ो चाहे इधर से छोड़ो, क्या बात बराबर हो गया कि नहीं हो गया? तो ऐसे पोजीशन को क्या बोलेंगे? स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? नहीं आया समझ में? अब तो तुम सोचो, नेट फोर्स स्टेबल इक्विलिब्रियम मिला, तो नेट फोर्स क्या होना चाहिए इस बॉडी का? जीरो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलो। अरे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नेट फोर्स जीरो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लिखो, पहले बना लो फोटो और उसके बाद लिखना नेट फोर्स इज जीरो। नेट फोर्स इज जीरो। पहले बना रहे हो क्या? फटाफट बनाओ। नेट फोर्स इज जीरो। नेट फोर्स इज जीरो। हो गया? नेट फोर्स इज जीरो। अच्छा, नेट फोर्स जीरो है तो सेकंड कहानी क्या बोल सकते हो इसके अंदर में? सर, डी यू बाई डी आर भी जीरो होगा कि नहीं? डी यू बाई डी आर इज इक्वल टू जीरो, या स्लोप ऑफ यू आर ग्राफ इज जीरो। लिख लेना, डी यू बाई डी आर इज इक्वल टू जीरो। समझ में आ रहा है ना? इतने देर से यही सब चीजों को कहने के लिए उतना देर से समझा रहे थे। डी यू बाई डी आर इज इक्वल टू जीरो और स्लोप ऑफ यू आर ग्राफ इज जीरो। स्लोप ऑफ यू आर ग्राफ इज, यू आर का मतलब पोटेंशियल एनर्जी, और आर ग्राफ, यू आर ग्राफ इज जीरो। स्लोप ऑफ यू आर ग्राफ इज जीरो। ठीक है। सेकेंड, अगर सेकेंड पोजीशन भी आ गया, सेकेंड पॉइंट भी आ गया, फिर भी हम डिसाइड नहीं कर पा रहे कि ये स्टेबल सच में है या नहीं है, तो थर्ड स्टेप में हम लोग चेक करते हैं, इसका डबल डिफरेंशिएशन करते हैं। किसका? इसी का, डेल्टा स्क्वायर यू बाई में डी आर स्क्वायर, और ये अगर ग्रेटर देन जीरो आए तो हम कहेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे? ग्रेटर देन जीरो आने पे स्टेबल। कैसे करेंगे वो सब आगे की बात है, पहले समझ में तो आ रहा है ना? जल्दी से करो। डेल्टा स्क्वायर यू बाई में डी आर का स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो। इसका मीनिंग लिख लेना नीचे वाले के लिए, ब्रैकेट में लिखना, बता रहा हूं, पहले ये लिख लो। तो 3 कंडीशन है हमारे को। पहले बात है, फर्स्ट बात है, कोई भी इक्विलिब्रियम हो, स्टेबल अनस्टेबल कुछ भी हो, एफ नेट क्या होना चाहिए? जीरो। दूसरा बात है, डेल्टा यू बाई डेल्टा आर या डी यू बाई डी आर, वो भी क्या होना चाहिए? जीरो। थर्ड कंडीशन इंपॉर्टेंट है, अगर स्टेबल है तो डी स्क्वायर यू बटा में डी आर स्क्वायर यू क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। वो कैसे अभी क्वेश्चन लेंगे तो समझ में आएगा, पहले इसका बारे में वर्डिंग में लिखो नीचे पॉइंट बना करके। व्हेन डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, व्हेन displacement from its equilibrium position, when distance from equilibrium position, displacement, when displacement from its equilibrium position, comma, a net retarding force, comma, a net retarding force, comma, a net retarding force start acting on a body, start acting on the body, start acting on the body, start acting on the body, which has tendency to bring the body, which have tendency to
bring the body to its equilibrium position again, to its equilibrium position again। मतलब क्या हुआ समझो, इक्विलिब्रियम पोजीशन अगेन समझो पहले। मतलब क्या हुआ कि जब हम इस बॉडी को ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं तो एक फोर्स इसके ऊपर में ऐसा लगना चाहिए जो टेंडेंसी हो वापस नीचे लेके आने का। नहीं आया समझ में? अरे सोचो ना, इसको गया, इसको क्या करेंगे, इसको लेके जाएंगे ऊपर और छोड़ेंगे जैसे ही वैसे ही नीचे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अरे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? इसका मतलब जो फोर्स इसको वापस उसी जगह पे लेके आ रहा है, अगर ऐसा टेंडेंसी है तो कौन सा कहलाएगा? ये स्टेबल इक्विलिब्रियम। चेक करने का तरीका क्या है? सबसे पहले एफ नेट चेक करो, इधर अनस्टेबल वाले में भी चेक करना पड़ेगा। उसके बाद में क्या चेक करो, बोलो डी यू एस का। क्या इन दोनों से हम डिसाइड कर पाएंगे क्या स्टेबल इक्विलिब्रियम है या अनस्टेबल? नहीं, थर्ड वाला हमको जब तक नहीं होगा तब तक हम नहीं कर पाएंगे। बात समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है या तो बोलो, नहीं तो नहीं आ रहा तब आ रहा है ना। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, तब समझ में आएगा। अनस्टेबल, एक क्वेश्चन देंगे ना, पहले समझाते हैं ना, धीरे धीरे समझाने की कोशिश कर। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम देखते ही तुम पता कर लोगे कि ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। देखना तो और बताना। अब बताओ, क्या ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम? क्या एक बार नीचे गया उसके बाद वापस आएगा क्या? नहीं आएगा ना। दिस इज द या तो इधर गिराओ या तो इधर गिराओ, क्या ये वापस आएगा क्या? नहीं आएगा। चलो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को चेक करने का तरीका बताओ। तो सबसे पहले क्या चेक करें? अरे बोलो ना, एफ नेट तो क्या होना चाहिए बच्चा? 0। फिर दूसरा बोलो जल्दी, डी यू बाई डी आर भी क्या होना चाहिए? 0। और थर्ड बताओ जल्दी से, क्या होगा? डेल्टा ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0? लेस देन 0। बात समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से लिख लो। इसका मतलब इसके ऊपर में ऐसा कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है जो इसको वापस टेंडेंसी करे उसी जगह पे ला देने का। नहीं आया समझ में? अरे आया क्या? जल्दी से लिखो फिर समझाएंगे। और नेक्स्ट लिखो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट लिखो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट लिखो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ये हो गया ना। नेक्स्ट लिखो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। बात करें इसके बारे में, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के बारे में। नेट फोर्स क्या होगा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के लिए? बोलो जल्दी से फिर से। 0। वेरी गुड। फर्स्ट सेकेंड बोलो जल्दी से। डी यू बाई डी आर भी 0। क्या यहां से भी हम कंफर्म हो पाएंगे क्या? अब अगला कहानी क्या होना चाहिए? इसका डबल डिफरेंशिएशन, और यह भी क्या होना चाहिए? तब जाके होगा। जैसे देखो, देख के तुम बता दोगे कि ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। देखो तो ऐसे। नहीं आया समझ में? आया क्या? जल्दी करो फटाफट। आइए नेक्स्ट करते हैं। हो गया क्या? तीनों के एक जगह कंबाइंड कर करके दिखाते हैं फोटो, और आप बताइए कि क्या ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल है या न्यूट्रल है? बताइएगा क्या आप लोग? चलिए आइए अब समझाइए और बताइए कि कौन क्या है। यहाँ पे और यहाँ पे आया कि नहीं आया? आया क्या? फटाफट कर डालो, बना दो फटाफट। क्या तुम में से कुछ लोगों का क्वेश्चन होगा कि सर, कुछ लोगों का क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन दो तभी तो समझ में आएगा कैसे क्या हो रहा है। क्वेश्चन भी देंगे, वेट करो ना। एवरीथिंग हमारे पास में सब चीज है, बट थोड़ा सा वेट करो बस। चले आगे बात करें क्या? नहीं समझ में आ रहा है क्या बच्चा? अच्छा एक चीज और बताओ, थोड़ा सा और अभी पूछेंगे, धीरे धीरे सब चीज चलेगा। थोड़ा सा लाइट कट गया है तो थोड़ा सा हम लोग डल हो गए, गर्मी लग रहा है, बट ठीक है चलो आ जाओ। देखो इधर, अगर मैं बोलूं U वर्सेस R का ग्राफ है, समझ में आया कि नहीं आया? मैं दे देता हूं ऐसा, A पॉइंट है ये, और ये कौन सा पॉइंट है? B पॉइंट है, और ये कौन सा पॉइंट है? C पॉइंट।
तुमसे पूछे कौन सा ऐसा जगह है जहां पे फोर्स पॉजिटिव लग रहा है और कौन सा ऐसा जगह है जहां पे फोर्स नेगेटिव लग रहा होगा। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नहीं पूछा जा सकता है। अब सोच के देखो, तो हम कहेंगे सर U वर्सेस R ग्राफ है, तो हमारे अंदर क्या आएगा, आएगा F इज इक्वल टू माइनस DU बाई DR आएगा कि नहीं आएगा। अगर जिसका स्लोप नेगेटिव होगा उसी का फोर्स क्या होगा, पॉजिटिव का, कि नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव कितना होगा, नहीं आया समझ में। और जिसका फोर्स पॉजिटिव होगा उसका पॉजिटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, इसका मतलब फोर्स भी नेगेटिव। अरे नहीं आएगा। अगर तुमसे पूछे ए पे, बोलो ए पे, तो क्या करेंगे, एक स्लोप डालेंगे क्या, और जैसे ही स्लोप डालेंगे तो ये 90 डिग्री से छोटा है कि बड़ा है, बोलो स्लोप कैसा आएगा 90 डिग्री से, अगर इसका एंगल छोटा है तो पॉजिटिव। इसका मतलब यहाँ पे बोलो फोर्स कैसा लग रहा होगा, अरे किधर लग रहा होगा, नेगेटिव। इसका मतलब किधर लग रहा होगा, इधर लग रहा होगा। नहीं आया समझ में, अरे नहीं आया, अरे झूठ बोल रहा है। चलो बोलो बी पॉइंट पे क्या करेंगे, फिर से स्लोप डालेंगे क्या, बोलो स्लोप पॉजिटिव या नेगेटिव, तो ग्रेटर देन 90 डिग्री या लेस देन 90 डिग्री। जैसे ही ग्रेटर देन 90 तो इसका मतलब स्लोप नेगेटिव, अगर सब स्लोप नेगेटिव तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा बच्चा। अरे अभी भी नींद ले रहे हो क्या, तो बोलो किधर की तरफ फोर्स लगेगा, अरे लगेगा कि नहीं लगेगा। अब तुम में से बोलता है कि कुछ बच्चा बोलेगा सी पॉइंट पे भी बताओ क्या होगा, तो सी पॉइंट पे ये लाइन सीधे सीधे चला गया, इसका मतलब स्लोप कैसा, अरे स्लोप जीरो, स्लोप जीरो तो फोर्स भी नहीं आया। तो ग्राफ देख करके भी हम बता सकते हैं ना कि कहां पे पॉजिटिव फोर्स लग रहा है और कहां पे नेगेटिव फोर्स लग रहा है। फटाफट कर डालो, कर डालो जल्दी जल्दी। लिखो क्वेश्चन लिखो, U इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 27x, U इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 27x, एक्स क्यू माइनस 27x, then which point is a stable equilibrium, then which point is a stable equilibrium, बोलो कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां पे स्टेबल इक्विलिब्रियम मिलेगा। ये दे दिया तो सबसे पहले क्या करना है, U दे दिया, U दे दिया तो सबसे पहले क्या करोगे, बोलो du बाई dx निकाले, x में है तो x निकालेंगे, बोलो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2x की 2x की 3 माइनस 27। उसके बाद में इस जो वैल्यू आया है उसको क्या करते थे बताओ, जीरो के बराबर कर देते थे ना। अरे du बाई dx को क्या करेंगे बोलो ना, बोलो जल्दी से कितना आ जाएगा, यहां से 3x स्क्वायर बराबर 27, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, x की वैल्यू कितना आ जाएगी प्लस माइनस 3, कितना आ जाएगी भैया प्लस माइनस 3। अब हमें पता ही नहीं है x की पॉजिटिव पे 0 होगी, प्लस 3 पे 0 होगा, या x की माइनस 3 पे 0 होगा, हम सॉरी स्टेबल होगा, ये पता करना है ना। अब प्लस 3 पे स्टेबल होगा या बोलो माइनस 3 पे स्टेबल होगा, यही तो पता करना है तुमको। तो क्या करोगे तुम सोच के बताओ जल्दी से। सर एक बार और डिफरेंशिएट करने वाले हैं इसको, जैसे ही एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास में वैल्यू कितना आ जाएगा, बोलो 6x आ जाएगा ना। अरे उधर तो x है ही नहीं तो 0 हो जाएगा ना उसका डिफरेंस। अरे डिफरेंशिएशन भी नहीं आ रहा है क्या, अरे नहीं आ रहे, झूठ बोल रहे तुम, झूठ बोल रहे हो ना। चलो अब x की वैल्यू अगर मैं +3 डालूं, x इज इक्वल टू +3, तो d स्क्वायर u बाई dx स्क्वायर की वैल्यू कितना आ जाएगी 18, और जो ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब x इज इक्वल टू +3 पे क्या मिलेगा, स्टेबल। नहीं आया समझ में। अच्छा इसी के अंदर में x इज इक्वल टू अगर -3 डाल दो तो डी स्क्वायर यू बाई dx स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा -18। इसका मतलब इस पे क्या मिलेगा अनस्टेबल। नहीं आया, जल्दी डालो। समझ में आया कैसे सॉल्व करना है।
फटाफट करो, एक और देते हैं क्वेश्चन। जल्दी करो फटाफट। हो गया। अच्छा, मिनिमम वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी कौन से पे होगा? मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी x इज इक्वल टू +3 पे या x इज इक्वल टू -3 पे? x इज इक्वल टू -3 पे। ऐसा कौन सोच रहा है? आप सोच रहे हैं, और कोई? बस पूरे क्लास में से 1-2 बच्चे। मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करेंगे? हाँ, मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करेंगे हम? क्या u में वैल्यू पुट कर डालेंगे ना? अरे u की वैल्यू मिनिमम या मैक्सिमम निकालना है तो क्या करेंगे? u के वैल्यू पुट कर देते हैं। x के जगह पे एक बार +3 का क्यूब -27 इंटू 3 करेंगे कि नहीं करेंगे? यहां से 27 -27 इंटू 3 करेंगे कि नहीं करेंगे? यहां से -22 इंटू 27 मतलब कितना आ जाएगा? -54 जूल आएगा कि नहीं आएगा? अब इसी तरह से x की वैल्यू कितना पुट करना है? अब बोलो जल्दी से। -3 का, अरे चेक करना पड़ेगा बच्चा, ऐसे थोड़ा ही होगा, बोलो ना। इंटू में -3, यहां से ये क्या हो जाएगा? -27 और ये +3 इंटू 27, यहां से वैल्यू इसका कितना आ जाएगा? 2 इंटू 27 इज इक्वल टू 54। तो तुम बोलो मिनिमम वैल्यू किस पे दिया? अरे किस पे दिया? +3 पे। तो ऐसे बोलेंगे ना, मिनिमम वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी का +3 पे हुआ। उड़ गए तोते ना पूरा। जल्दी लिखो, ये भी मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ये मिनिमम आया और इधर क्या आया हमारे पास में? मैक्सिमम। जल्दी जल्दी करो, बहुत कम टाइम है अपने पास में, तो जल्दी जल्दी करो बच्चा। थोड़ा सा मैं घर ही निकाल देता हूँ, बार बार परेशान कर रहा है, गर्मी बहुत ज्यादा है। हो गया क्या? आ जाए, नेक्स्ट करें। अब एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन देने वाले हैं, तो पहले इसको कर लो, इसके बाद एक अच्छा क्वेश्चन है देंगे हम तुमको, ठीक है ना? तो पहले इसको कर लो अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। लिखो, पहले तो एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद में करते हैं, क्या कि अच्छा क्वेश्चन करने से पहले एक बार प्रैक्टिस हो जाना चाहिए। हम लोगों को क्या है ना, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है। तो लिखो u इज इक्वल टू, बोलूं, u इज इक्वल टू बोल रहे हैं, u इज इक्वल टू x² -4x, u इज इक्वल टू x² -4x। बताओ कि कहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम? पहले तो बात क्या है कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम देगा या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम देगा, और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितना होगी ये भी बताना है। तो जल्दी से बताओ क्या करेंगे? क्या था क्वेश्चन, क्या था बताना एक बार। x² -4x। सबसे पहले क्या करना है? du/dx। क्या करेंगे du/dx? 2x - 4। इसको क्या कर देंगे? 2x - 4 को 0। बोलो यहां से x की वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चा? 2 आ गया कि नहीं आ गया? एक x की वैल्यू 2 आ गया। अब सबसे पहले दूसरा काम क्या करना है? इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना है कि नहीं डिफरेंशिएट करना है? जैसे ही इफ यू अगेन डू द डिफरेंशिएशन, तो आपके पास में क्या मिलेगा? 2 कैसा है? ग्रेटर देन 0 है ना? और ग्रेटर देन 0 पे क्या मिलेगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम मिलेगा कि नहीं मिलेगा?
अब पोटेंशियल एनर्जी की बात करता है तो क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में 2, बोलो कितना आ जाएगा यहाँ से, 4 माइनस 8 कितना आ जाएगा बच्चा, बोलो -4 जूल। आया कि नहीं आया? अरे ऐसा थोड़ी बोलेंगे, अभी यहाँ पे बस -4 जूल, 2x की वैल्यू होता तब कंपेयर करेंगे माइनस। बात समझ में आया कि नहीं आया? अरे बच्चा आया कि नहीं? चलो एक क्वेश्चन करो, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लिखो, इन अ मॉलिक्यूल द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू एटम्स, in a molecule the potential energy between two atoms, in a molecule the potential energy between two atoms is given, potential energy between two atoms is given, ux is equal to a upon under root x minus b upon x की पावर 6, b upon x की पावर 6, where a and b are positive constant, where a and b are positive constant, find x at which force is 0, and also find minimum potential energy at that point, जल्दी से इसको सॉल्व करो क्या कि टाइम बहुत जा रहा है और लगता है कि बैटरी भी खत्म होने वाला है। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी एट दैट पॉइंट, फाइंड द मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी एट दैट पॉइंट, निकालो फटाफट। Find the minimum potential energy at that point. How do we solve these questions? So first of all, what will we do? First of all, we will differentiate that equation and then we will get. So here ux is equal to a upon root x minus b upon x की पावर 6, यही है अपने पास में। तो पहले इसको अच्छे तरीके से सजा लिया जाए। तो कैसे लिखेंगे देखना, ux इज इक्वल टू, मैं सिंपल बोल रहा हूं, a x की पावर -1/2 माइनस b x की पावर -6 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? अरे लिखेंगे ना। अब सोचो, इसको एक बार डिफरेंशिएट करना है तो क्या लिखेंगे, du/dx। बोलो इसका डिफरेंशिएशन a का तो कुछ होने से रहा, अच्छा इसकी पावर कितना है, -1/2, तो इधर क्या हो जाएगा -1/2 और x की पावर में -1/2 -1। देखो ना, एकदम बच्चे की तरह सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि तुम समझने की कोशिश करो। अच्छा फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे -b और यहाँ पे क्या लिखेंगे -6 इंटू एक्स की पावर, बोलो -6 -1 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? इसको सजा के लिखो, क्या लिखेंगे तुम, बोलो -a/2 और इधर बोलो क्या, x की पावर -3/2। अरे सही लिखा क्या? उसके बाद बोलो माइनस प्लस, तो क्या लिखेंगे 6b और x की पावर -7 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? यही हमारे पास में क्या आ गया, du/dx। आया किसी का क्या समझ में आया? अब सेकेंड स्टेप में क्या करना था, du/dx का जो वैल्यू आया उसको 0 के बराबर करके x की वैल्यू लाना था ना। तो बोलो जल्दी से क्या लिखेंगे, -a/2 x की पावर -3/2 और इसको इस तरह ले आओ 0 के, तो क्या लिखोगे -6b x की पावर -7 लिखोगे कि नहीं लिखोगे? नहीं आया समझ में? आया तो बोलो माइनस तो बोलो क्या हो जाएगा, a/2 और इधर क्या लिखेंगे 6b लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? और इधर बोलो क्या लिखेंगे, x की पावर -7 और देखो बच्चा मेथड से ले जाओ, x की पावर नीचे ले आओ। अरे नहीं, ये मल्टीप्लाई में तो नीचे जाएगा ना, तो बोलो क्या लिखेंगे a/12b। नहीं आया। और इधर बोलो जल्दी से क्या लिखेंगे, x की पावर -7 और माइनस +3/2
एकदम नहीं चमक रहा है। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो जल्दी से यहां से। a/12b इज इक्वल टू, सोच के बताओ बच्चा क्या आएगा, क्या आएगा बोलो? x की पावर -11/2। फटाफट कर डालो। कुछ गलतियां हो रही है लेकिन तुम लोगों का क्या है कि आ रही है x की पावर 6 आ रही है। कहीं पे कुछ किए क्या हम लोगों ने? देखो कहीं पे कुछ हुआ है क्या? देखो भाई, देख, ऐसे क्या देख रहे हो? ऐसे देखो इसमें कि कहाँ हुआ है। ऐसे बैठे हो एकदम। ये ठीक है ना? वहां तक तो सही है ना? एक्स की पावर तक, वहां तक तो सही है हमको लग रहा है। यहां तक सही लग रहा है तुम लोग को? देखो तो -a/2 एक्स की पावर -3/2 सही है ना? अच्छा, उसके बाद +6b एक्स की पावर -7/, ये भी सही है ना? इसके बाद में देखो, इसको नीचे ले आएंगे क्या? अरे नीचे ले आएंगे ना। जब नीचे ले आएंगे तो ये नीचे से ऊपर जाएगा तो प्लस ही हो जाएगा ना, और x की पावर -7 ही आएगा ना। तो यहां से हमारे पास में x की पावर कितना आ गया? -11/2। अब जो आ गया सो आ गया, क्या देखने का? तब बोलो इसको ऐसे लिख के देखना। तो मैं लिख रहा हूं, देखना इधर, a/12b इज इक्वल टू 1/x की पावर 11/2 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? पॉजिटिव कर लेते ना उसको। अब इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर, तो x की पावर 11/2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 12b/a लिखेंगे। अब तुम में से कितना बोलना चाहता है कि अगर मुझे x की वैल्यू चाहिए, अगर मुझे x की वैल्यू चाहिए तो क्या लिखेंगे? इधर जो पावर होता है वो क्या हो जाता है? एक्सचेंज हो जाता है। याद है कि नहीं आ जाता? 11/2 है तो उल्टा हो जाएगा, तो 2/11। तो वो x की वैल्यू आ गया कि नहीं आ गया? जल्दी सॉल्व करो। हमें लगा था कि कहीं गड़बड़ हो गया, बट ठीक है, जहां पे है सो जल्दी करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, देखते हैं कौन करता है। कहता है क्या कि लिखो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल। क्वेश्चन है पोटेंशियल एनर्जी, 2012 का है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इन अ फोर्स फील्ड। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इन अ फोर्स फील्ड इज U इज इक्वल टू a/में r² माइनस b/में r। ये दिया हुआ है, ठीक है ना? a/में r² माइनस b/में r। कहता है कि वेयर a एंड b आर पॉजिटिव कांस्टेंट, वेयर a एंड b आर पॉजिटिव कांस्टेंट, where a and b are positive constant and r is the distance of particle, r is the distance of particle from the center of the field, from the center of the field, ठीक है ना? तो for a stable equilibrium, the distance of particle is, for a stable equilibrium the distance of particle is, first है a/b, सेकेंड है b/a, थर्ड है हमारे पास b/2a एंड फोर्थ वन है हमारे पास 2a/में b। कौन सा आंसर सही होगा ये बताना है। द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल इज, जल्दी से करो। देखो तो इस टॉपिक से आपका कहाँ पे भी आ चुका है, नीट में भी क्वेश्चन आ चुका है, तो जेई में तो कंपलसरी है ना, आएगा या आ सकता है। चलो क्या करेंगे सबसे पहले,
अब तुम सोच ही नहीं पा रहे हो दिमाग में, अभी इससे अच्छा क्वेश्चन ना, इससे हाई लेवल का क्वेश्चन करवाए हैं, फिर भी दिमाग यूज ही नहीं कर पा रहे हो। करना क्या, बैठे हुए हो, एकदम बैठे रहो, अभी छापने में ही व्यस्त हो तुम लोग। क्या करेंगे, u इज इक्वल टू ए आर की पावर -2, और इधर क्या लिख देंगे हम, b आर की पावर -1। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? अब अरे लिख देंगे ना। अब बोलो इसका डिफरेंशिएट, तो du बाई क्या करेंगे, बोलो dr। तो बोलो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो a, और इधर क्या करेंगे -2, और r की पावर -2 -1 करेंगे कि नहीं करेंगे? सेकेंड में बोलो जल्दी से, क्या करेंगे, -b और -1 और r की पावर -1 करें। अब डिफरेंशिएशन नहीं आएगा तो कैसे सॉल्व होगा? यही सब सिखा चुके हैं, डिफरेंशिएशन फर्स्ट क्लास में ही पूरा सिखाए हुए थे। तो दिक्कतें वहां पे है, तुम बेसिक तुम सही कर ही नहीं रहे हो तुम लोग। ए आर की पावर -3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस आर की पावर -2 बराबर में डी यू बाई में क्या लिखेंगे, डी आर। अब इसको किसके बराबर कर देना है, 0 के बराबर। तो जैसे ही 0 के बराबर करेंगे तो 0 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, -2a, और r की पावर -1 लिखूंगा मैं, देखना तुम, और प्लस में b, और इधर से कॉमन ले लूंगा मैं किसको, r की पावर -2 को। कॉमन ले लूंगा कि नहीं ले लूंगा? अरे ले लूंगा कि नहीं ले लूंगा कॉमन? अब इसको एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, और एक बार किसको 0 के बराबर करेंगे, इसको 0 के बराबर। अरे दो इक्वेशन बनेगा तो करेंगे ना। तब बोलो इसको 0 के बराबर करेंगे तो r का कोई 0 वैल्यू दिया ही नहीं है, तो इसको 0 के बराबर कर करके सॉल्व करने का कोई फायदा है क्या? तो इसका मतलब इसको 0 के बराबर कर देंगे तो क्या लिखेंगे, -2a r की पावर -1 प्लस b इज इक्वल टू 0 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? बोलो यहां से हमको -2 बाई आर लिख सकते हैं क्या? कैसे लिख दिया -2 बाई आर? आर की पावर -1 है तो नीचे आ जाएगा। अच्छा, इज इक्वल टू -b लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? अरे लिखेंगे ना। तो बोलो यहां से हमको r चाहिए, तो 2a बाई b इज इक्वल टू r कर देंगे ना। कहीं है क्या ऑप्शन में? सॉल्व फटाफट करो, जल्दी जल्दी करो, इसके बाद में आगे बढ़ेंगे। समझ में आया? तो अगर तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ और थोड़ा सा माइनस प्लस सही से खेलने आता है ना, तो तुमसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। और माइनस प्लस खेलने नहीं आता है तो फिर तो बहुत तकलीफ होंगे तुमको, बहुत ज्यादा। इसमें कुछ नहीं था, डिफरेंशिएट करना था और माइनस प्लस करना था। नहीं हो पा रहा। नेक्स्ट लिखे एक और क्वेश्चन, जिस इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन हो सकता है वो कर रहे हैं हम लोग। u इज इक्वल टू, इसका ये मतलब समझ में आया कि लोग देख करके भी लिख रहे हैं अपने समझाने के बावजूद भी। अच्छा, मजा आ रहा है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम लोग। u इज इक्वल टू, बोले u इज इक्वल टू a बाई r की पावर 12 माइनस b बाई r की पावर 6। फटाफट करके दिखाओ। और दूसरा है हमारे पास u इज इक्वल टू 2। देखो हर टाइप का क्वेश्चन इसलिए करवाते रहे ना कि अब आप एकदम परफेक्ट ही बन जाओ। ये है, जल्दी से करो इसको। कोई कर रहा है क्या? टाइम दिया जाए या हम करके दिखाए तुमको? टाइम दिया जाए तो करो तुम लोग। तब तक मैं भी r की पावर सजा के तो लिख दूं मैं भी ना, b r की पावर -6। कर ही रहे हो तुम लोग तो करते चलो जल्दी जल्दी। बोलो क्या हो जाएगा, a -12 और r की पावर -13। मैं थोड़ा ज्यादा जल्दी लिख रहा हूं। b -6 r की पावर -7,
अब मैं इसको 0 के बराबर कर देता हूं, तो -12a r की पावर -13, माइनस माइनस प्लस 6b r की पावर -7। बात समझ में यहां तक आया क्या? अब इसको 0 के बराबर कर देंगे, r की पावर -7 को कॉमन ले लेते हैं, तो 12a और r की पावर -6 प्लस 6b, और इधर से लिख देंगे हम क्या इसको, r की पावर -7। अरे समझ में आया क्या? अब सुनो, इसके बाद क्या करेंगे, r की वैल्यू अगर 0 लिखेंगे, r की वैल्यू अगर 0 लेते हैं इस केस में, तो 0 डिवाइडेड बाई 0 यानी इन्फिनिटी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी का कोई मतलब निकलता है क्या? तो इसका मतलब क्या होगा, ये 0 के बराबर होगा, और जैसे ही 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, -12a r की पावर -6 प्लस 6b इज इक्वल टू 0 होगा कि नहीं होगा? देखो तो सही से, देख ही नहीं पा रहे हो तुम लोग, बोलो इधर क्या हो जाएगा, -12a r -12a अपॉन में क्या लिखेंगे, बोलो जल्दी से नीचे, r की, अरे कुछ बैठ गया क्या, क्या लिखेंगे नीचे, r की पावर 6 इज इक्वल टू -6b लिखेंगे, यहां से ये प्लस और यहां से 2 कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? तो बोलो क्या लिखेंगे, 2a बाई b इज इक्वल टू r की पावर 6, लेकिन हमें तो r की वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे, कोई बता सकता है तुम्हें? r इज इक्वल टू 2a बाई में b। अच्छा इधर पावर 6 है ना, तो 1/6, अरे अभी तो बताया था ना, देखो ना, इसका मतलब पिछला क्वेश्चन हमारा जो था वो भी सही था, सब सारे सही थे, ठीक है ना। अब इधर है एक और क्वेश्चन है, हाँ इसमें x की वैल्यू बताना है, जल्दी से बताओ, एक और क्वेश्चन है, फटाफट कर डालो, फटाफट कर डालो। 1/2 उधर देखो लिखा हुआ है यार, 1/2 आ रहा है ना x की वैल्यू, देखो बाकी लोग करके देखो फटाफट, जल्दी करो, और भी किसी का आना चाहिए ना, एक दो ही बच्चे का आ रहा है। बोलो क्या करेंगे, du/dx बराबर क्या लिखेंगे, बोलो 4x - 2, ऐसा लिखा क्या तुम लोगों ने? अच्छा इसको क्या कर देने का, 4x - 2 इज इक्वल टू 0, 4x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 1/2 यानी 0.5। अरे बोलेंगे ना, नहीं आया, झूठ बोल रहे हो, डिफरेंशिएशन आता ना, जल्दी से कर डालो। ये सारे तुम्हारे हो गए क्या? स्टेबल के लिए एक बार और क्या करना पड़ेगा, इसको बोलो डिफरेंशिएशन, अरे हो गया ना, अरे हो गया क्या? अब ऐसा क्वेश्चन अगर तुमसे क्वेश्चन आता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा, ये बता दोगे क्या? अच्छा तुमसे क्वेश्चन आएगा कि अगर, पहले सुन तो लो, पहले r की वैल्यू क्या होगी जिसपे स्टेबल इक्विलिब्रियम होगी, तो क्या वो भी बता दोगे क्या? ठीक है, अब पूछो, डाउट पूछना है तो। हाँ यहाँ लिखा तो है, गजब हो तुम भी, क्या बोला जाए तुमको, अरे समझ में नहीं आएगा, अरे पहले ही से बता रहे ना कि स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। हाँ आज की कहानी में दो बच्चे को समझ में कम आ रहा है, और किसी को, तुम लोग नहीं आ रहा समझ में, तो कर काहे नहीं रहे हो, आंसर तो आ ही नहीं रहा तुम्हारे, तुम लोग कर रहे इधर से आ रहा है क्या? तो इस टाइप से क्वेश्चन है जितना बन सकते हैं। हमें लगा चुप बैठे हुए हो तो नहीं समझ में आ रहा, चुप बैठे हो नहीं आ रहा तो पूछो तभी तो बताएंगे। चलें आगे बात करें क्या? अरे बच्चा समझ में यहाँ तक आ गया क्या? कोई डाउट है यहाँ तक में? क्या तुम में से कितने लोग का कंफर्टेबल है? पहले बात आज समझ लिया है, जो भी चीजें पढ़ाया गया उसमें सारे लोग हैं। इक्विलिब्रियम क्या होता है समझ में आया क्या? इक्विलिब्रियम वो होता है जहाँ पे नेट फोर्स 0 होता है।
फिर आगे की चीजें पढ़ाएंगे, लेकिन पहले समझो नेट फोर्स जीरो होता है, फिर नेट फोर्स जीरो होता है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। इसका मतलब du बाई डी आर भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अच्छा, du बाई डी आर अगर जीरो होता है तो उसके लिए दो तीन कहानियां हम लोगों ने पढ़े थे। क्या क्या पढ़े थे du बाई डी आर जीरो होने के बाद में, कि अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा तो क्या करेंगे, du बाई डी आर तो जीरो करेंगे ही करेंगे, लेकिन उसके साथ में क्या करेंगे, उसका एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे खोजने के लिए कि स्टेबल है या अनस्टेबल है। और इतने सारे क्वेश्चन है किए, बात समझ में यहाँ तक आया क्या। और यहाँ पे आज के ही दिन में हम लोगों ने क्या देखा है कि एक चीज और पढ़ा है, फोर्स का रिलेशन किसके साथ पढ़ा है, बोलो ना जल्दी से, पोटेंशियल एनर्जी के कारण पढ़ा है। और उसके बाद में डिस्कस किया क्या कि अगर स्लोप पॉजिटिव होगा, स्लोप पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, u वर्सेस r ग्राफ का अगर स्लोप पॉजिटिव होगा तो फोर्स कैसा होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव में आएगा। लेकिन अगर स्लोप नेगेटिव होगा तो फोर्स कैसा आएगा, पॉजिटिव। क्या यहां तक में कोई बात है क्या। तो अब आ जाओ, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं तो लिखते हैं, अभी है अपने पास टाइम तो करते हैं। लिखिए, टू स्फेयर whose radii, two sphere whose WHOS, whose radii RADDI, whose radii are in the ratio of 1:2, are in the ratio of 1:2, and moving with velocity in the ratio of 3:4, in the ratio of 3:4, if their density are in the ratio of, if their density are in the ratio of 3:2, then find the ratio of their kinetic energy. करो, अच्छा क्वेश्चन है। और पांडु कुछ बोल नहीं रहा, क्या बात है, आज समझ में नहीं आ रहा या कुछ बोलने की इच्छा में नहीं हो, बोलो भाई। चलो आ जाओ, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, सॉल्व करो। क्या क्या दिया हुआ है, दोनों का रेडियस दिया हुआ है, तो रेडियस का रेशो कितना दिया हुआ है, r1/r2 बोलना, तो क्या दिया हुआ है, 1/2। अच्छा, वेलोसिटी का रेशो कितना है, 3/2। और डेंसिटी दे दिया ना, डेंसिटी का रेशो भी दे दिया, कितना दे दिया बच्चा, तुम लोग गजब हो, देख के भी गलत बोलते हो। अरे यही तो है ना, अब तुमसे पूछना ही बेकार है। चलो आ जाओ, काइनेटिक एनर्जी निकालना है। सुनो, काइनेटिक एनर्जी, तो पहले पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, तो K1 लिख दे क्या। अच्छा, जैसे ही K1 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी पर 1/2 m1 v1 का स्क्वायर लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। सर m1 में रेडियस तो आता ही नहीं है ना, और डेंसिटी तो आता ही नहीं है, कैसे करे सर। अरे क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा कि कैसे करे, तो हम बोलेंगे ना, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, होता है कि नहीं होता है, ये है वॉल्यूम, बात समझना तुम, मास बाई वॉल्यूम। तो तुमसे बोलेगा डेंसिटी मल्टीप्लाई, ये सब पढ़े हो कभी, मास बाई वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब तुम में से कितना सोच रहा है कि अगर मैं स्फेरिकल ऑब्जेक्ट लूं तो डेंसिटी 4/3 पाई r क्यू ही होने वाला है। अरे कितने लोग सोच रहे हैं। अच्छा, तुम में से कितने लोग सोच रहे हैं कि ρ1 इंटू में 4/3, समझना 4/3 पाई, और यहाँ पे r1 का q इज इक्वल टू m1 लिख डालेंगे कि नहीं लिख डालेंगे इससे। अच्छा, तुम में से कितना बोलना चाहते हैं, ρ2 इंटू 4/3 पाई r2 का क्यूब, ये लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे, m2। अरे लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। अरे नहीं समझ में आया। तो काइनेटिक एनर्जी 1 पता है, और काइनेटिक एनर्जी 2 क्या लिखेगा, तुम बोलो जल्दी से, 1/2 m2 v2 का स्क्वायर। अरे लिखेगा कि नहीं लिखेगा, बोलो K1/K2 क्या लिखेंगे, बोलो जल्दी से, K1/2
1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो क्या बचेगा इधर बोलो, m1/m2, और इधर क्या बचेगा, v1/v2 का स्क्वायर। नहीं आया। अच्छा, तो m1 की वैल्यू बोलो जल्दी से, क्या लिखेंगे यहां से? तो ρ1 इंटू में 4/3 पाई r1 का क्यूब, इंटू में नीचे बोलो जल्दी से क्या लिखेंगे, ρ2 इंटू में 4/3 पाई r2 का क्यूब, इधर क्या लिखेंगे, v1/v2 का स्क्वायर। तुम में से कितने लोग कहते हैं कि ये कट जाएगा? तो बोलो क्या बचेगा, बोलो ना, ρ1/ρ2, और इधर क्या बचेगा, r1/r2 का क्यूब, इधर क्या बचेगा, v1/v2 का स्क्वायर। अब तुमको ये सारे उधर सीरीज वाइज में दे रखा है। बोलो ρ1/ρ2 कितना है, 3/2, r1/r2 कितना है, 1/2 का स्क्वायर, और v क्यूब। ओके, और v1/v2 कितना है, 3/4 का होल। क्या कर डालोगे, इसको सॉल्व कर डालोगे? जल्दी से करो, फटाफट करते चलो। देखो, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट 60 डिग्री, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट 60 डिग्री, a particle is projected at 60 degree to the horizontal, a particle is projected at 60 degree to the horizontal with a kinetic energy k, with a kinetic energy k, find the kinetic energy at the highest point, find the kinetic energy at the highest point, at the highest point। देखो क्या बोला कि एक पार्टिकल्स जो है वो प्रोजेक्ट हो रहा है विथ u वेलोसिटी से, और कितने एंगल पे बन रहा है बताओ बच्चा? तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कोई बता सकता है क्या तुम्हारे क्लास में से? बोलो जल्दी से, कितना हो जाएगा, 1/2, बोलो ना, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, 1/2 mu²। अरे u वेलोसिटी है तो यही तो होगा। अब ये कहां पे पहुंच गया, हाईएस्ट पोजीशन पे, मतलब यहां पे पहुंच गया। हाईएस्ट पोजीशन पे कौन सा वेलोसिटी होता है, तो u cos 60 डिग्री। तो हाईएस्ट पोजीशन पे बोलो, काइनेटिक एनर्जी के नाम दे दे कुछ, k डैश या k1 k2 दे देते हैं। तो k2 बोलो किसके बराबर हो जाएगा, 1/2 m u cos 60 का होल स्क्वायर। यहां से क्या हो जाएगा, 1/2 m u² cos स्क्वायर 60 डिग्री। यहां से तुम बोलोगे 1/2 m u², cos बोलो जल्दी से, 60 डिग्री कितना के बराबर होता है, 1/2, तो 1/4 हो जाएगा ना ये। अच्छा, ये किसके बराबर है, तो क्या हम कहेंगे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का 4 टाइम्स हो जाएगा? अरे नहीं आया समझ में, बहुत अच्छा, जल्दी कर लो फटाफट। देखो हर टाइम यूज कर रहे हैं हम, एक एक टाइम यूज कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि आप समझो चीजों को जल्दी जल्दी।